हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 11 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर डिवाइस देख सकते हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो आपको हर चीज बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहली बात, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी क्या हमको जरूरत पड़ी, इसके क्या यूजेस होते हैं, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे टर्म्स आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर को फुल्ली टोटल अंडरस्टैंडिंग हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन आते हैं उसको पॉज करके ट्राई करो और कॉन्सेप्ट को नोट करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। तो देखो, आप अपने स्क्रीन पर ये ट्रांसफार्मर देख सकते हो। आपने अपने घर के आजू बाजू बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, उसके अंदर आपने ये ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो एक्चुअली इसका यूज़ क्या है और इसको अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं और इसके अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो यहाँ पर लिखो, it is a device which transforms the voltage। मतलब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, या तो उसको बोलो आप ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्म की जगह पर आप कन्वर्ट भी लिखते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक यही काम है कि वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम लो टू हाई। अभी हम समझेंगे भाई हमको लो हाई ये सब करने की जरूरत क्या है, उसका हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे कि या तो वो लो वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और या तो वो हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा लो वोल्टेज में। तो इसका यही बेसिक सा काम है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें ना, तो इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो, कम से ज़्यादा हो रहा है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हाई से अगर लो करते, मतलब ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट करें, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपने घर के आजू बाजू जनरली जो लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। मीन्स बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में से हाई वोल्टेज आता है, ये जो ट्रांसफार्मर है उसको वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि अपने घर के अंदर अब जो अप्लायंसेस है उसको हम यूज़ कर सके उतने वोल्टेज पर। बाकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज होते हैं ना, यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई होता है ऑलमोस्ट किलो वोल्ट में, 120 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट, मतलब 30,000 वोल्ट, इतना बड़ा बड़ा वोल्टेज होता है। लेकिन अपने घर पे जो आता है वोल्टेज वो डाउन होता है, मीन्स 230 वोल्ट, आपने देखा ही होगा। तो हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज तक कन्वर्ट होता है। तो जनरली अपने घर पे जो लगा होता है वो लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जनरली जो फैक्ट्रीज में लगे होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। मतलब अभी समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस आता है। लेकिन जनरली फैक्ट्रीज में लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसमें होता क्या है कि फैक्ट्री में मतलब बहुत सारे डैम्स के अंदर टरबाइन रोटेट करते होते हैं, वो छोटे छोटे टरबाइंस होते हैं। तो सबको कलेक्ट करके उसका जो लो वोल्टेज होता है उसको वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो हाई वोल्टेज में पूरे रास्ते भर ट्रांसफॉर्म करके आता है और अपने घर में उसको हम वापस से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से और फिर अपने घर के अप्लायंसेस में उसको यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में पहले लो वोल्टेज पे होता है, तो वहाँ से वो कन्वर्ट होता है हाई वोल्टेज में, उसके बाद फिर से अपने घर पे हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको ये अराइज होना चाहिए कि भाई हम पहले लो से हाई कर रहे हैं, फिर हम हाई से लो कर रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम। मतलब अपने घर पे जो सप्लाई आता है पहले तो वो लो से हाई बनता है फैक्ट्री में,
फिर हाई पूरे रास्ते भर मतलब वायर में हाई वोल्टेज रहता है और घर पे आके आ जाता है वो लो वोल्टेज बन जाता है। तो भाई ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए करते हैं हम कि हमारा जो एनर्जी लॉस हो ना मिनिमम हो, एनर्जी का लॉस मिनिमम हो। हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या है कि हम देखने वाले हैं कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं ना तो टोटल पावर इसके अंदर कांस्टेंट होता है और करंट डिक्रीज कर जाता है। तो बिकॉज वोल्टेज इंक्रीज हुआ और करंट डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल सर्किट के अंदर जो पावर होता है, ये जो पावर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला देख लो, पावर का फॉर्मूला I²R, या तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला देख लोगे I²RT देख लोगे। तो यहाँ पे जो करंट होता है बहुत कम होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना कम करंट, ठीक है। ये होता है इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर, बिकॉज हम जो टोटल पावर होता है उसको कांस्टेंट मानते हैं या टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए अगर मतलब वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज होगा। पावर का फॉर्मूला होता है ना V/I। तो भाई अगर टोटल पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज करेगा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर समझ लो कि भाई अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ना तो करंट डिक्रीज कर जाता है और एनर्जी का लॉस हो जाता है मिनिमम। क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पर लो से हाई और हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और इसीलिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई क्या होता है काम। अगर वो लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वो हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें बिकॉज ज़्यादा से कम, तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब इसका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन समझते हैं और इसके अंदर थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो वैसे तो आप स्क्रीन में देख सकते हो क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन तो भी हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों के ध्यान देने पड़ते हैं, बिकॉज बच्चे इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो 2-3 टर्म्स आते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उसको आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आपको मैंने बहुत देखा है कि उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा उसको कि जिसमें वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम जिस साइड में इनपुट दे रहे हैं, सुनो ध्यान से, जिस साइड में इनपुट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे इस तरह से कॉइल लगे होते हैं, इस तरह से हमारा कॉइल लगा होता है। और जिस साइड में इनपुट मतलब इनपुट देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस साइड में हमको मिलता है आउटपुट, जिस साइड में हमको मिलता है आउटपुट, ये लोड मतलब क्या है कि भाई लोड कुछ भी हो सकता है, अपने घर के कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है। हमने इनपुट को ही दिया, वोल्टेज कन्वर्ट होके यहाँ पे आए, और लोड हो सकता है कोई भी, पंखा, टीवी, फैन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, बड़े बड़े मशीन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर लोड समझ लो एक रेजिस्टेंस है इस तरह से। तो जिस साइड में इनपुट दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। या तो ऐसे बोल दो इनपुट। ओके, तो इनपुट हमेशा प्राइमरी कॉइल में होगा, और जहां पे आउटपुट मिल रहा है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट वाला साइड है, या तो इसको आप बोल दो सेकेंडरी कॉइल। ये दो टर्म हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। जिस साइड में इनपुट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिस साइड में हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसका भी बेसिक सा खाली अभी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, इसकी वर्किंग अभी मैं समझाने वाला हूँ। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, हमारा एसी सोर्स है, इस साइड में इनपुट दे रहे हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कॉइल। और इसको यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बोल सकते हो, इसको आप आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हो। क्लियर है? तो देखो होता क्या है, समझाता हूँ इसका बेसिक सा प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल होता है चलो उसको बाद में समझते हैं, पहले तो समझ लेते हैं भाई कि किस किस से बना है। ये जो मटेरियल है ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है। और सॉफ्ट आयरन कोर के बनाने का कारण अभी मैं समझाता हूं आपको। ये जो मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन कोर विथ लैमिनेशन, विथ लैमिनेशन। अभी क्या होता है मैं लिखाता हूं आपको, समझाता हूं।
तो इसका हम समझते हैं क्या होता है। पहले आप समझ लिए कि जो मटेरियल होता है किससे बना होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है और विथ लैमिनेशन। सॉफ्ट आयरन कोर का इतना ही काम होता है, आपने समझा होगा कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है वो? स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर वो इनकॉगुलेट करने की कोशिश करता है, समझ ले, इसलिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। अभी कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसको हम समझते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन कोर विद लेमिनेशन, बहुत सारे लेमिनेटेड कोर से ये बना होता है। अभी जो प्रिंसिपल इसका मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपने सीखा है कि नहीं, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं आपको म्यूचुअल इंडक्शन में, कि हम किसी एक कॉइल में करंट चेंज करते थे और उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता था और उसके वजह से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता था, या तो बोलते थे ईएमएफ इंड्यूस होता था। आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं म्यूचुअल इंडक्शन का, कि हम क्या करते थे, किसी एक कॉइल के अंदर मतलब करंट चेंज करते थे, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज करता था और उसकी वजह से उस कॉइल की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल में पास करती थी और उसमें बनता था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। उसका डायरेक्शन हमने निकाला था बाय लेंज लॉ, सब कुछ हमने निकाल के देख लिया है। इसका मेन जो प्रिंसिपल है बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है भाई किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो होता क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है भाई, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे इनपुट सोर्स है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ये बनाएगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन होता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, यहाँ से अगर निकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली, भाई इसको आप कॉइल समझ सकते हो, इंडक्टर कॉइल समझ सकते हो, इंडक्टर समझ सकते हो कि भाई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मान लो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ बनेंगी। क्लियर है? और ये ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां से इस तरह से इसके अंदर पास कर दी हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ पर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। मतलब एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है इसके अंदर, लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है इसके अंदर, इसलिए इसके और इसके वजह से बनेगा, यहाँ पर बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पर जो हम करंट ले रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे दो बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पढ़ा था, जब म्यूचुअल इंडक्शन, हम देख रहे थे कि करंट चेंज कर रहा था, तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही थी, फ्लक्स चेंज कर, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा था। अगर भूल चुके वहां पे करंट कांस्टेंट हो जा रहा था ना, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता था। मतलब यहाँ पे सोचो आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता था उसके अंदर LdI/dt। तो करंट को चेंज करना मस्ट था, अगर करंट चेंज नहीं करता था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता था। क्लियर है? उसकी वजह से फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा था, फ्लक्स नहीं चेंज करता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा? फैराडेज लॉ वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आप डायरेक्ट करंट यूज करोगे तो करंट चेंज ही नहीं करेगा, तो भाई फ्लक्स कैसे बनेगा? क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है BA cos थीटा होता है, BA cos थीटा। हम यहाँ पर करंट चेंज कर रहे हैं, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। बाकी एरिया और थीटा वो सब तो चेंज ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। खाली एक टर्म जो चेंज कर सकता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का तरीका क्या है कि आप करंट चेंज करो। इसलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमेशा अपना डायरेक्शन बदलता रहता है और उसके वजह से यहाँ पर करंट बनता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो करंट होगा इसके अंदर, कभी पूछ लिया, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब इसका वर्किंग क्या है? वर्किंग होता है कि यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर पास होती हैं। मींस इसका जो फ्लक्स है, ऐसा सिंपल अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए, इसका फ्लक्स होता है, इसके मतलब यहाँ के जो फ्लक्स होता है इसके अंदर से पास करता है, इसलिए इसके अंदर बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके ईएमएफ की वजह से यहाँ पर बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब दो तीन हम टेक्निकलिटी टर्म समझते हैं
कि सबसे पहली बात सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं हम। तो सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे जो देखो यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है बनती बाहर की तरफ बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने देखा होगा सॉलिनॉइड की वजह से बाहर की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है और अंदर की तरफ स्ट्रेट आती है। तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थोड़ा बहुत बाहर जा रही होती है ना, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% ले लेता है, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ से जो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, ऊपर से जो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, उसको अपने अंदर वो किस तरह से अंदर दबाए रखता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर वो लगाए रहता है। और लैमिनेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि आपको मैं समझाऊंगा कि एक एडी करंट लॉस होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं जब टाइप्स ऑफ लॉसेस देखेंगे इसके अंदर। तो एडी करंट लॉस होता है, मीन्स स्मॉल करंट के जो लूप बन जाते हैं उसको जैसे यहाँ पर हम करते हैं लैमिनेशन। मतलब लैमिनेशन मतलब क्या होता है कि भाई इस तरह से बहुत सारे कार्डबोर्ड एक के ऊपर एक लगा दो, एक के ऊपर एक बहुत सारे कार्डबोर्ड लगा दो। ठीक है, मैं यहाँ पर बड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन समझ लो सब एक ही साइज के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कार्डबोर्ड मतलब ये मटेरियल होता है जो कोर होता है, उसको एक के ऊपर एक लगा दो, इसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। और इसके बीच में लिक्विड से सेपरेशन होता है जिससे कि इंसुलेटेड रहता है। मतलब कि यहाँ का जो करंट होता है ना अंदर पास नहीं करेगा। ये बात क्लियर है आपको कि यहाँ पर इंसुलेशन रहता है, लैमिनेशन रहता है, उसके साथ इंसुलेशन। जैसे कि ऐसा ना हो कि यहाँ का करंट जो है यहाँ पे पास करने लगे, करंट पास नहीं करना चाहिए, सिर्फ यहाँ का जो फ्लक्स है यहाँ पे पास करना चाहिए, उसके अंदर से यहाँ पे बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है। अब इसको थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन देखते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, ये थोड़े थोड़े ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं और इसको हटा दे, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो जो इनपुट साइड है, देखो ध्यान से, अब जो इनपुट साइड है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं ना, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि सेम हो। तो इनपुट साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनपुट साइड, या तो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, या तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एक बात समझ गए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। और भाई म्यूचुअल इंडक्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाहे इसकी वजह से इसमें ढूंढूं, चाहे इसकी वजह से इसमें ढूंढूं, दोनों का आंसर सेम होता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है कि म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा दोनों में वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान रहे हैं कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास कर रही है, तो जितना फ्लक्स इसके अंदर बनेगा उतना ही फ्लक्स इसके अंदर बनेगा। क्लियर है। तो हमने दो टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब देखो इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको हम निकालते हैं। तो भाई मान लेता हूं कि भाई एक जो कॉइल है यहां पर, एक जो कॉइल है इसका फ्लक्स फाई, ठीक है, एक कॉइल है फ्लक्स फाइल। तो यहाँ पर टोटल टर्न्स कितने हैं, एनपी टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितने हैं एनपी। तो यहाँ पर फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल जो आ रहा है वो आ रहा है एनपी इंटू फाइव। भाई एक का फाई है, दो का 2 फाई होगा, 3 का 3 फाई। तो अगर एनपी टर्न्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो एन टर्न्स होंगे तो एन इंटू फाइव, ये है नंबर ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढा जाए तो चलो ये फ्लक्स मिल गया हमको, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। भाई हमको मेन काम क्या है, हमको वोल्टेज को कन्वर्ट करना है, तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है कि E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी मतलब डी फाइव पी बाई डी टी। तो फाइव पी की वैल्यू क्या है, एन पी इंटू फाइव। तो यहाँ पर E जो कि प्राइमरी कॉइल का है इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी।
भाई फाई के लिए यहाँ पर रखोगे NP इंटू फाई, NP तो कांस्टेंट है बाहर और d फाई बाई डी टी आ गया। इसको रन दो इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आ गया प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल। सेम उसी हिसाब से यहाँ पर टोटल फ्लक्स सेम होगा, तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल निकालता हूँ, कहीं लिखते हैं उसको, चलो यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, फ्लक्स या तो ऐसे लिख दो टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू सेकेंडरी इंटू फाइव। भाई मान लो एक में 5 फ्लक्स आ रहा है, टोटल N टर्न्स है, सॉरी N सेकेंडरी टर्न्स है, इंटू 5 हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा इसका, इंड्यूस्ड EMF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ d फाई बाई डी टी, डी फाई एस बाई डी टी। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ NS d फाई एस बाई डी टी। क्लियर है, माइनस ऑफ NS इन d फाई बाई डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा क्या है इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का रेशियो लेता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का रेशियो लो तो आपको क्या आता है, देखो ध्यान से, इन दोनों का रेशियो लो तो हमारा आंसर क्या आता है उसको हम लिखते हैं अब। क्लियर है, चलो इसको हटा दूं मैं, अभी डायग्राम को हटा देता हूं मैं। ठीक है, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है भाई, जिस साइड प्राइमरी है उसी साइड इनपुट है और सेकेंडरी है वो साइड का आउटपुट है। क्लियर है, तो अब इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो हो जाएगा E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इक्वल टू आ रहा है N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी। मतलब सीधी साधी आप नोट कर सकते हो कि E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स से। देखो इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ES इक्वल टू NS, तो EB देखो E प्राइमरी अपॉन N प्राइमरी इक्वल टू E सेकेंडरी अपॉन N सेकेंडरी। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जिस साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, सुनो मेरी बात, अब इंपॉर्टेंट बात है कि जिस साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उस साइड इंड्यूस EMF जो है ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो सोचो बाई चांस अगर हमको बनाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि हमको स्टेप अप मतलब क्या होगा कि हमको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करना है। मतलब ये देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, मतलब ये लो वाला हमारा इनपुट है, मतलब या तो ऐसे बोल दो प्राइमरी है, और ये वाला हमारा आउटपुट है लो से हाई वोल्टेज। क्लियर है, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा आउटपुट जो कि है सेकेंडरी। तो आप सोचो कि मेरे को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, मतलब मुझको बनाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें मुझको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो ज़्यादा कर दूंगा, जिससे क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज कम होगा लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा ज़्यादा। सोचो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा कर दूंगा तो EMF इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि EMF किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो EMF इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अगर मेरे को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाना है, मतलब मुझको हाई वोल्टेज बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगा। क्लियर है, और उस हिसाब से हमको हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो अगर मुझको हाई वोल्टेज मतलब स्टेप डाउन हो, स्टेप डाउन मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज से अगर मुझको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो अब भाई हाई से लो करना है, तो इस बार ये क्या है, मेरा प्राइमरी है भाई, इसमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये प्राइमरी है, ये मेरा क्या है सेकेंडरी। या तो ऐसा बोल दो ये मेरा इनपुट है, इनपुट हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमको मिल रहा है लो वोल्टेज। तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा प्राइमरी है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये है N प्राइमरी NP
और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n सेकेंडरी। तो सोचो इस बार मेरे को हाई से लो करना है, मतलब मेरे को वोल्टेज कम करना है। तो वोल्टेज कम करने के लिए क्या करूंगा, इस सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। भाई सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ही कम ले लूंगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम बनेगा। इसको हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। तो क्लियर है। तो इस तरह से हम देखा जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। तो भाई जिसका जो भी हमको कन्वर्ट करना है, इसी तरह से इसका ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। अगर हाई से लो करना उसी हिसाब से उसका नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दो, लो से हाई करना है उसी हिसाब से उसका नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दो। क्लियर है। अभी तक हम मान रहे हैं कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर जो है आइडियल है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी पावर का लॉस नहीं हो रहा है। वो जब होगा तब कहानी बदलेगी, तब हम समझेंगे। क्लियर है। तो देखो भाई हम मान रहे हैं यहां पर कि आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड पावर। भाई आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड पावर, मतलब 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट। मतलब जितना आप इनपुट पावर दोगे उतना ही आउटपुट पावर मिलेगा। तो अगर इस केस को हम मान रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम लिख सकते हैं कि इनपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर, है ना। इनपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर। अगर हम मान रहे हैं ना कि भाई किसी भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, किसी भी फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो रही उसके अंदर, या पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकता हूँ, इनपुट पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, बिकॉज इसमें वोल्टेज और करंट हमको पता है। तो V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इक्वल टू लिखता हूँ V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। ध्यान से देखो ये रिलेशन मैं लिख सकता हूँ। अगर ये रिलेशन तभी लिख सकते हो कि जब हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो तभी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो कि V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ अब कि V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी इक्वल टू V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी गया तो हो जाएगा I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी। भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप क्या नोट कर सकते हो कि जो वोल्टेज है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा है। मतलब देखो जब सेकेंडरी और देखो सेकेंडरी नीचे है, प्राइमरी देखो ऊपर ही है, तो आप क्या समझ सकते हो कि वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, देखो ध्यान से, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो वोल्टेज तो इंक्रीज होगा लेकिन करंट डिक्रीज होगा। और अगर तीन को हम साथ में मिला दें, देखो ध्यान से कि तीन टर्म्स को साथ में मिला दें, हमने पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी इक्वल टू N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी इक्वल टू I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी। ये देखो तीनों को साथ में कंबाइन करके हमने लिख दिया है। इसको आपको याद कैसे रखना है, आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है। ये दो बातें आप ध्यान रख लोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। क्लियर है। उसी से नंबर ऑफ टर्न्स भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा है। क्लियर। और ये जो रेशियो होता है हमारा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, देखो आउटपुट अपॉन इनपुट, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ठीक है सेकेंड, लेकिन करंट में देखो उल्टा है। इस रेशियो को हम बोलते हैं कि जो कि होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो। क्लियर है। देखो ध्यान से, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी मतलब भाई आउटपुट कितना मिल रहा है एज कंपेरिजन टू
इनपुट, ठीक है, आउटपुट कितना मिल रहा है कंपैरिजन टू इनपुट या सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, इस रेशियो को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर रेशियो की एक दो बातें कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखना कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर ही आपको लगाना है। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है तो उसके बारे में अभी हम सीखते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड है, ये वाला। क्लियर है? ये तो किसी के लिए भी वैलिड है नंबर ऑफ टर्न्स वाला, बिकॉज इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, इसके वजह से ये जो फॉर्मूला आ रहा है हमारा ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स वाला ये तो किसी के लिए वैलिड है। क्लियर है? तो इसको रफ करके अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो ध्यान रखना कि सेकेंडरी मतलब वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि के की वैल्यू क्या है? वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी, या तो इसे लिख दो एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, या तो लिख दो आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी। ये हमारा के है जो कि होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। तो आप खुद बताओ कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फॉर स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए के की वैल्यू क्या होगी बताओ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है कि लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज तक स्टेप अप कर रहे हैं ना, तो लो से लेके हाई वोल्टेज तक जा रहा हूं। ठीक है, और ये हमारा इनपुट साइड मतलब प्राइमरी साइड है, और ये हमारा जो है सेकेंडरी साइड है। क्लियर? ऐसा बोल दो ये हमारा इनपुट है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के अंदर इनपुट दिया हो, सेकेंडरी दिया हो, प्राइमरी दिया हो, तो उससे आप पहले आप इमेजिन कर सकोगे भाई कौन सा साइड इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना लो से हाई वोल्टेज, तो लो साइड हमारा इनपुट है और हाई जो मिला हमको आउटपुट मिला हमारा आउटपुट है। ठीक है, क्लियर? मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन पी है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस। तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? बताओ मैं अगर लो से हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं लो से हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो से हाई वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। मतलब के का अगर रेशियो लेंगे, के का रेशियो लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, जो कि ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। तो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के इज ग्रेटर देन 1। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के इज ग्रेटर देन 1। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोले मतलब स्टेप डाउन, तो क्या होगा? उसको हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, हाई वोल्टेज से लेके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा भाई कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, क्योंकि हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें जो के की वैल्यू आती है वो लेस देन 1 आती है। के की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के की वैल्यू शुड बी लेस देन 1। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ना हो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ना हो तो उसके लिए हमको किस तरह से उसका अप्रोच लगाना है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन अगर देखो क्वेश्चन में दिया है आइडियल ट्रांसफार्मर, तब तो आप करंट और वोल्टेज को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, लेकिन नहीं दिया हो तो किस तरह से अप्रोच लगाना है यहाँ पर लिख दो कि फॉर प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल बोल दो या रियल बोल दो, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर efficiency is not 100%। ठीक है, एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो उसके लिए हमको जो है एफिशिएंसी फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है कि पावर आउटपुट भाई आउटपुट हमको कितना मिला एज कंपैरिजन टू इनपुट, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट
इंटू 100। क्लियर, ये हमारा एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है। सोचो अगर n इक्वल टू 1 रख दूँ, n इक्वल टू 1 रख दूँ तो हमारा पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट आ जाता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी जो है हमेशा 1 से कम होती है, परसेंटेज में आंसर आता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। क्लियर है, ये हमारा एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है। तो पावर का आउटपुट क्या है, मतलब सेकेंडरी साइड। आउटपुट हमको कहाँ मिलता है, सेकेंडरी साइड पे, तो V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, और इनपुट क्या है पावर प्राइमरी साइड का, वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इंटू 100। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये तो आप ये भी याद रखो, चाहे ऊपर वाले याद रखो, कोई बात नहीं है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर या क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब इसके अंदर आप ये नहीं लगा सकते कि वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल टू आई सेकेंडरी अपॉन आई प्राइमरी, तब ये नहीं लगा सकते आप। क्लियर है, तब डायरेक्टली इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ, पर इसको कर सकते हो आप कि एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी इक्वल टू वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी, इसको कर सकते हो आप भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पावर से डिराइव ही नहीं किया था, ये तो हमने फ्लक्स को कंपेयर करके ये फॉर्मूला लाए थे। पावर से तो हमने ये फॉर्मूला निकाला भाई, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट डिक्रीज करेगा। तो ये तो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगाना जब आइडियल ट्रांसफार्मर होगे, वैलिड ओनली ऑन आइडियल ट्रांसफार्मर। क्लियर है, तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अब क्या करता हूं, मैं इसको रफ करके इसकी बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है, तो इसको यहां से हटा देता हूं। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिज्यूम करके इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तब बना लो भाई कौन सा इनपुट साइड है कौन सा आउटपुट साइड है, ठीक है, उसी हिसाब से आप सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में भाई ट्रांसफार्मर की बात की है, तो यहाँ पर एक इनपुट साइड बना लेता हूँ मैं, और ये मेरा आउटपुट साइड है। क्लियर, ऐसे 2 बना लिया करो, ठीक है। ये क्या है, मेरा इनपुट, और ये मेरा आउटपुट। तो इनपुट हमेशा होगा प्राइमरी वाला, ध्यान रखना, इनपुट क्या होगा हमेशा प्राइमरी, आउटपुट क्या होगा हमेशा मेरा सेकेंडरी। क्लियर है, तो बोला क्या है, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी, मतलब एन प्राइमरी हमको दिया है 300, ठीक है, एंड 150 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमको दिया है 150। क्लियर है, गिव्स आउटपुट पावर ऑफ 2.2 किलो। आउटपुट मतलब भाई इस साइड का, हमको इसका पावर आउटपुट दिया है जो कि है 2.2 किलो, मतलब 2200 वाट, ये हमको दिया है। तो इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 10 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट है सेकेंडरी कॉइल में वो हमको दिया है 10 एम्पियर। तो भाई देन इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी इज, इनपुट वोल्टेज पहली बात तो इनपुट वी इनपुट हमको निकालना है, और करंट इन द प्राइमरी कॉइल ये भी हमको निकालना है। क्लियर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, मतलब पहली बात तो इतना ही क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो हम सोचते हैं कि भाई किया जा सकता है इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। पहली बात यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि इसका एफिशिएंसी इतना है, तो आप क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उसको आप 100% एफिशिएंटली मान सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, और करंट के साथ किस तरह से रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी, ठीक है, करंट के साथ है इन्वर्सली रिलेशन। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है 150, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है 300, करंट इन द प्राइमरी कॉइल निकालना है हमको, और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल है 10 एम्पियर। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करोगे तो आई प्राइमरी इक्वल टू आ रहा है 10/2, जो कि आ रहा है 5 एम्पियर। क्लियर है, तो 5 एम्पियर वाले ऑप्शन देखिए, उसी हिसाब से हम ये ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन तो भी हम जो है अपना करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको मिल गया करंट। अब हमको आउटपुट पावर दिया है, तो भाई यहाँ पे 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर मान रहे हैं, तो जितना आउटपुट पावर होगा उतना इनपुट पावर है। तो पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट इक्वल टू आ रहा है 2200 वाट। तो भाई हमको इनपुट में निकालना है, तो इनपुट का यूज़ करते हैं। तो वी इनपुट इक्वल टू वी आई, मतलब वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी
इक्वल हो जाएगा 2200। बस सेकेंडरी में दिया है लेकिन वही तो इनपुट में होगा, बिकॉज पावर तो सेम होता है ना 100% एफिशिएंट वाले में। तो भाई इनपुट हमको नहीं पता और ये हमको पता है 5 एम्पियर है इक्वल टू 2200 वॉट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 440 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अपना बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच करना होता है। अगर आप इस तरह से बना लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रफ करके करते हैं अपना हम सेकेंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो कि पावर ट्रांसमिशन लाइन फील्स इनपुट पावर ऑफ 2300 वोल्ट। फिर से यहाँ पर भाई इनपुट बना लो आउटपुट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इनपुट, ये हमारा आउटपुट, ये क्या है हमारा इनपुट वाला, ये हमारा आउटपुट वाला है। ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा प्राइमरी है और ये है मेरा सेकेंड। ऐसा रफ डायग्राम बना लो, जरूरी नहीं पूरा कुछ लिखने की। ठीक है, इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, मतलब यहाँ पे इसका वोल्टेज दिया है हमको इनपुट का, मतलब प्राइमरी का 2300 वोल्ट। और क्या दिया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इज प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टन्स, मतलब इसका हमको टन्स दिया है 4000। ठीक है, गिविंग आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, मतलब आपको वी आउटपुट दिया है हमको, मतलब वी सेकेंडरी हमको दिया है 230 वोल्ट। क्लियर है। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे जो करंट हमको दिया है वो है 5 एम्पियर, तो देन द एफिशिएंसी इज 90। अच्छा एफिशिएंसी दिया है इस बार, मतलब इस बार ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, इस बार ये है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जिसका एफिशिएंसी हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर डायरेक्टली वो NP/NS इक्वल टू IP/IS नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। और ये हमको आउटपुट ये हमको ढूंढना है, सेकेंडरी कॉइल का करंट हमको ढूंढना है। तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है, तो एफिशिएंसी फार्मूला यूज़ करके हम जो है निकाल लेते हैं क्या होगा। तो एन एफिशिएंसी फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट क्या हो जाएगा VS इंटू IS अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा VP इंटू IP इंटू 100, यही तो दिया है। एफिशिएंसी हमको कितना दिया है 90, तो 90% इक्वल टू VS हमको सब कुछ दिया ही है, VS हमको दिया है 230, IS हमको ढूंढना है, VP हमको दिया है 2300 और ये हमको दिया है करंट 5 एम्पियर इंटू 100। तो यहाँ से ढूंढ सकते हो आप, ये 100 कैंसिल, मतलब ये ओके, और ये 10 तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो 9 5 45, मतलब IS अपना आ रहा है सेकेंडरी कॉइल का 45 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया था इसको कोई काम ही नहीं है हमको भाई, कुछ अब उसका यूज़ ही नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दिया सबका यूज़ हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बिना भी हमारा आंसर आ गया। इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 45 एम्पियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पर ज़्यादा बहुत कैजुअल क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते। आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा प्राइमरी साइड है कौन सा सेकेंडरी साइड है, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। क्लियर है, इस तरह से इसके अंदर अप्रोच लगाना होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। इसके अंदर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस। इसके अंदर कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली इसके मार्क्स के ऊपर, और कंपटीशन में भी आ सकता है। तो उसको हम समझ लेते हैं कि भाई कि एनर्जी लॉस किस किस तरह से होती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस। सबसे पहला एनर्जी लॉस किस तरह से हो सकता है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। भाई वाइंडिंग होता है ना, यहाँ पर जो हम इस तरह से वाइंडिंग ड्रॉ करते हैं, इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना।
इसका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर हमको एनर्जी को लॉस होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली बात इस तरह से एनर्जी को लॉस होता है, और टू मिनिमाइज मतलब इसको कम करने के लिए 100% तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम थिक वायर यूज कर सकते हैं, थिक वायर, ठीक है, ओके। थिक वायर यूज करने से क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो थिक वायर मतलब जिसका एरिया ज़्यादा हो, लेंथ कम हो एरिया ज़्यादा हो, तो उसका क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर देखे होगे जनरली जो थिक वायर यूज होता है, मोटा वायर यूज होता है, जिससे कि क्या है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस वो कम है, हमारा जो पावर का लॉस है या जो एनर्जी का लॉस है वो जो है कम से कम हो सके। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग से एनर्जी लॉस होता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए हम थिक वायर यूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है कम होता है। क्लियर, क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का लीकेज। पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये प्राइमरी साइड होता है और यहाँ पर क्या है कि ये सेकेंडरी साइड होता है, तो सब फ्लक्स इसके अंदर पास नहीं करता ना कुछ फ्लक्स तो रह जाता है, सारे के सारे थोड़ी पास करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करती हैं, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से इस तरह से बाहर भी जाती हैं, तो इसमें क्या होता है फ्लक्स का लीकेज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास नहीं कर रही है, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। हमने तो माना था कि 100% पास कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास नहीं करती, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकल जाती हैं। भाई आपने देखा होगा सोलेनॉइड के बाहर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आती हैं। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, ठीक है। कि सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, लिखो यहाँ पे कि सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स do not pass through secondary coil, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। इसकी वजह से क्या होता है, सो एफिशिएंसी डिक्रीजेस, मतलब एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। भाई सारे पास ही नहीं करेंगे तो 100% कैसे बनेगा, यहाँ का फ्लक्स इक्वल होगा ही नहीं, तो एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग मतलब इस तरह से उसको कपलिंग बोलते हैं, इस तरह से बीच में दिखा रहता है, इसका सिंबल ये होता है, लेकिन उसको आपको एक्चुअल समझाता हूँ कि होता क्या है कपलिंग। इसको यहाँ से रफ करूँ कि इस तरह से फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, आपको समझ पड़ा। तो क्या होता है पता है, आपने बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, उसमें कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारा प्राइमरी होता है और इसी के अंदर ही हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। मतलब ध्यान से भाई, इसका आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे इसके अंदर से पास तो करेंगे ही ना। जिस तरह से प्राइमरी कॉइल उसी तरह से इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल होता है। आप ध्यान से स्क्रीन में फिगर देख भी सकते हो कि कैसे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक साथ एक दूसरे में मिले हुए हैं। उससे क्या है कि जिसका जितना फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स वहाँ से पास कर जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कपलिंग कर देते हैं उसको। क्लियर है। लेमिनेटेड कोर अब यूज़ करते हैं, अब समझाता हूँ वो क्यों यूज़ करते हैं। तो 2 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका हिस्टैरिसीस लॉस। क्या पॉइंट है इसका, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस आपने सीखा होगा चैप्टर नंबर 5 में। उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेट होता है, बिकॉज करंट यहाँ पे लिखो एज द करंट changes the direction continuously, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, सो मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इस तरह के बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप पूरा लिख लो। सो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली। So there is energy loss. So there is energy loss। और हमने हिस्टैरिसीस में सीखा था कि जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा लूप का उतना ज़्यादा होता है एनर्जी लॉस। लूप मतलब हम इस तरह से पढ़े थे ना हम लोग ने कि भाई इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्म इस तरह से होता था, ये हमारा हिस्टैरिसीस का आधा था। और एक था हमारे पास इस तरह से। तो भाई हमको अगर इसको मिनिमाइज करना है, हमको क्या बोलना, हमको इसको अगर मिनिमाइज करना है, पहली बात तो हो क्या रहा आप समझे कि भाई कम हर बार डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऐसे बार बार हो रहा है, उसकी वजह से बार बार एनर्जी लॉस हो रही है। और जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेस एरिया वाला यूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर जिसका एरिया जो होता है वो कम होता है, एरिया इज लेस। किसका एरिया, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, पहले ही मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर देना। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज लेस, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे इसको मान लो आप सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका एरिया जो है कम है। देखो ध्यान से, इसका एरिया कम है कंपैरिजन टू इसके एरिया। ये जो है बड़ा एरिया, देखो ध्यान से, इतना पतला सा है, इसका एरिया जो है कम है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम जो है सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और इसका लास्ट एक टाइप का लॉस होता है जो कि होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका हमने 3 लॉस पढ़ लिया। एक तो रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग पढ़ लिया, एक तो हमने फ्लक्स लीकेज पढ़ लिया, एक तो हिस्टैरिसीस लॉस, और लास्ट टाइप का इसको लॉस होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, कौन सा लॉस होता है उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। इसको ऊपर ऊपर समझो, बिकॉज ये जो टॉपिक है इसको ये मेरे वीडियोस मतलब मेरे चैनल के अंदर इसको सिखाना बाकी है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना देने वाला हूँ आपको एडी करंट लॉस के ऊपर। एडी करंट लॉस एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 में सिखा देना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक उसके अंदर से मिस हो गया था, मतलब रह गया वो टॉपिक बताने के लिए। उसको हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको होता क्या है। एक्चुअली है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं सिंगल इस तरह से ट्रांसफार्मर ले लूँ, ठीक है, तो बिकॉज करंट होता है उसके अंदर, करंट फ्लो करता है, तो करंट जो है छोटे छोटे इस तरह से लूप्स बना लेता है। मतलब सोचो सारे करंट अगर यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो कुछ कुछ करंट इस तरह छोटे छोटे अपने आप में अंदर लूप बनाने लगते हैं, ठीक है। और उस लूप बनाने की वजह से करंट जो है डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी का लॉस, पावर का लॉस जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है देखो करंट जो है छोटे छोटे लूप बनाने लगते हैं, तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड कोर। हम यूज़ करते हैं, आप से ऊपर से लिख लो कि एडी करंट लॉस को हम मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर विथ इंसुलेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बहुत सारे कोर यूज मतलब लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो एडी करंट होते हैं छोटे छोटे जो सर्कल अपने आप लूप्स फॉर्म कर लेते हैं, उसको बनने की यहाँ पर जगह नहीं मिलती, उसको बनने की यहाँ पर जगह नहीं मिलती, और कम कम जगह में वो एडी करंट जो है लॉस हो नहीं पाता है। तो क्लियर है, इस तरह के 4 टाइप के लॉसेस होते हैं हमारे।
एडी करंट लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, फ्लक्स का लीकेज होता है और रेजिस्टेंस इन द वाइंडिंग होता है। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी बातें हो सकती हैं ऑलमोस्ट हमने उसको किया है। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन जो है हम अपने रैपिड फायर राउंड में ले लेंगे। ओके, तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।